and welcome to a very special edition of Chai with Manju. Our guest today is recognized as one of the greatest sitar players in the world. Padma Shri Shahid Parvez Khan is a legend who represents the legacy of 7 generations of sitar's first family of renowned Itawa Gharana. He's also the founder of SPK Academy of Music in Phoenix, Arizona, in the United States. Let's meet him. Saji, I have to tell you, it is an incredible honor for us to have you on this show. It's truly a privilege. We are very grateful that you are here with us today. Thank you. Thank you very much. So शुरुआत वहीं से करते हैं, beginning of your story. जैसे हमने कहा इंट्रोडक्शन में, आपकी इतनी बड़ी लेगेसी है, पर उसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी हैं. Your father, Ustad Aziz Khan, he had a very illustrious career in Bollywood music, but of course he left that, moved to a small town to teach you classical music. And what I was reading is that he liked you to excel at everything. एजुकेशन हो, चाहे आपको 1 घंटा पढ़ाई का मिले, लेकिन आपको बहुत अव्वल नंबर लाने हैं और फर्स्ट आना. तो आपको लगता है कि आप जो आज इतने बड़े लेजेंड हैं, and the classical music industry is also very competitive. What lessons and advice do you think you learned from your father that helped you in your journey? There are so many things, but mainly one thing, one sentence, which is very valuable, and I really followed that. Achha. He told me strictly that never ever go after success. Always go for excellence. Success will come to you. तो ये उनकी एडवाइस थी मेरे, और ये मैंने बहुत स्ट्रिक्टली आई फॉलोड सो ऑल माय लाइफ. आपकी इतनी बड़ी विरासत है और साथ साथ आपको इनोवेशन का भी इतना शौक है, जैसा मैं देखती हूँ. आपने एक बार कहा था कि उसूलों के दायरे में भी बहुत कुछ नया किया जा सकता है. वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो आप इस विरासत के साथ अपना क्या कुछ नया करते हैं, which is very typically your style? कुछ ऐसा नया करते हैं जो खास आपका स्टाइल है? मैं आपको अच्छी बात बताऊं, कि खास तौर से क्लासिकल म्यूजिक में कई चीजें हैं. जैसे जब लोग सुनने वाले होते हैं, तो वो जब कोई आर्टिस्ट राग बजा रहा है, गा रहा है, तो राग को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि राग. फिर घराना, आप किस घराने से है, कोई ग्वालियर से, कोई आगरा से है, कोई जयपुर से है, जैसे हमारा इटावा घराना है. घराने की इम्पोर्टेंस, अपने स्टाइल की इम्पोर्टेंस, जो बंदिशें सीखी उसकी इम्पोर्टेंस, ये सारी चीजें मेरे लिए बाद में आती हैं. ये मैं अपनी खासियत बता रहा हूँ. मेरे लिए सबसे पहले म्यूजिक आता है. पहले म्यूजिक, बाद में राग, बाद में स्टाइल, बाद में घराना, बाद में दूसरी चीजें. तो ये जो तरीका है, ये जो सोच है, इससे सबसे अलग हो जाता है सोच में और संगीत में और आपकी प्रेजेंटेशन में. क्योंकि अगर आपने म्यूजिक को इम्पोर्टेंस दिया है, तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक भी पहुंचता है और असर भी करता है. सही बात है. एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी. आप तो गुरु शिष्य घराने में काफी बिलीव करते हैं, आप उसी तरह बड़े हुए हैं. बट जो लाइक आई सेड, आपको इनोवेशन का भी इतना है. आप ऑनलाइन भी बहुत जल्दी आपने सिखाना शुरू किया था. कोविड में तो बहुत ही बात अलग हो गई. यू नो, सो मेनी पीपल नाउ लर्न ऑनलाइन. आपकी इतनी अच्छी एकेडमी है एरिज़ोना में. अगर कोई
स्टूडेंट अराउंड द वर्ल्ड आपको ज्वाइन करना चाहे, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड यू एंड लर्न फ्रॉम यू? जी, हमारी वेबसाइट है spkacademy.org। वहाँ पे राइट? बिल्कुल हमसे कांटेक्ट किया जा सकता है। हाँ, और दुनिया में कहीं भी हो तो ऑनलाइन हमारे लेसन्स तो होते ही हैं, तो मुझ तक पहुंच ही सकते हैं। और जैसे कि आपने सवाल किया कि गुरु शिष्य परंपरा, उसी तरीके से ही सिखाना होता है, अच्छा, लेकिन उस तरीके से पहुंचने के लिए बीच में कुछ स्टेप्स और भी हैं। अच्छा, जैसे कि आपको मैं बताऊं, पहले गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से सीखना और सिखाना इतना आसान नहीं था। पहले तो आपको गुरु बहुत मुश्किल से मिलता था, अगर मिल गया तो वो राजी बहुत मुश्किल से होता था। अगर वो हो गया तो वो आपको तरह तरह से टेस्ट करते थे, जो आज हम नहीं कर सकते हैं। आज तो उल्टा है कि वो लोग हमें टेस्ट करते हैं। तो चूंकि हमें संगीत को आगे बढ़ाना था, इसलिए उस चीज को हम नजरअंदाज करके हमारी बात उन तक पहुंचाने के लिए कुछ और भी स्टेप्स लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ऑनलाइन, पहले तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकता था, सामने बैठ के सही गुरु बात, से सीखते थे। सही बात, लेकिन आज की दुनिया में ऐसा होता है कि मैं कहीं हूँ, मेरा शिष्य कहीं है, कोई और कहीं से सीखना चाहते हैं, तो उस फैसिलिटी के लिए, टच में रहने के लिए हमने ऑनलाइन भी किया। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं है, लोग यहाँ आके पर्सनली भी रहते हैं, सीखते हैं। और जब हमारे शिविर होते हैं तो मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ रहते हैं ये पूरा दिन रात यहाँ पे। मतलब जैसे कि मुझे शौक है, बहुत लोग जानते भी हैं कि मैं खुद बनाता भी हूँ, खाना खाने का भी शौक रखता हूँ। आपकी बिरयानी बहुत फेमस है, मैंने सुना है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने, जैसे मैंने सीखा था उसी तरह से सिखाया जा रहा है। जिस तरह से एक बच्चे को अगर दवा कड़वी लगती है या गोली नहीं खा सकते हैं तो उसको पानी में घोल के पिलाते हैं, इसी अंदाज में हमने गुरु हाँ, शिष्य परंपरा की चीजें उनको घोल के पिलाई जा रही है और धीरे धीरे उस तरफ लाते हैं। तो अच्छा, ये बताइए, आपसे थोड़े फन क्वेश्चंस पूछते हैं। आप हमेशा बोलते हैं जिनको म्यूजिक पसंद है उनको सब तरह का म्यूजिक प्रिय होगा, एंड बॉलीवुड म्यूजिक की बात की जाए तो वो भी आपकी फैमिली में है। तो मैं, आई लव बॉलीवुड म्यूजिक। तो मैं जब कभी आपको सितार पे बजाते देखती हूँ, एंड लास्ट एक हफ्ते से, लाइक आई वाज टेलिंग यू, मैं बार बार वही सुन रही हूँ, आप अजीर उठ कर कहाँ जाइएगा, और आपने मोहम्मद रफी के दूसरे भी बहुत सुंदर गाने बजाए हैं। तो जब सुनो तो लगता है कि लोग सही आपके बारे में कहते हैं कि आपका सितार बजता नहीं, गाता है। तो ये बताइए कि आप हमारे जैसे जो डाई हार्ड बॉलीवुड फैंस हैं, उनके लिए कभी कुछ एल्बम या कुछ बॉलीवुड म्यूजिक कभी सोचते हैं कि हमारे लिए भी कुछ किया जाए? जरूर, जरूर सोचता हूँ। और पहली बात, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा लोगों का बहुत मानना है कि जो लोग क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं वो बॉलीवुड को शायद नापसंद करें, या नापसंद करें यानी बजाना या गाना। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी फॉर्म में अगर म्यूजिक है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे लाइट हो, चाहे भजन के रूप में हो, चाहे गजल में हो, चाहे कव्वाली में हो, लेकिन है तो म्यूजिक। अगर आप म्यूजिक से सच्चा प्यार करते हैं तो अच्छा म्यूजिक किसी भी रूप में आ जाए तो आप उसे पसंद करेंगे। सही बात, सही तो बात। मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर मैंने रफ़ी साहब, लता जी और आशा जी के लिए कुछ, मैंने देखा था वो। हाँ, और मैंने बजाया भी था। तो और भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि लोगों तक बॉलीवुड के जरिए राग की पहचान कराएं। कि कोई उनको जैसे कि एक गाना सुनाया और बताया कि ये इस राग में है और ये क्लासिकल म्यूजिक में ऐसे बजता है, तो उसकी उनको थोड़ी सी पहचान होती है। सही बात तो है। एंड बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमें क्लासिकल म्यूजिक इतना नहीं समझ में आता हमें। तो मैंने पूछा आपको कौन सा समझ में आता, तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड का म्यूजिक समझ में आता है। तो मैंने उनको बताया आपको समझ में नहीं आता, आपको कोई पहचान है उससे, आपने बार सही, बार सुना है। बिल्कुल सही। इसी तरह से अगर आप इसको भी बार बार सुनेंगे तो आप राग को भी पहचानेंगे। बात हाँ, पहचान की है बस।
आपका वो यूट्यूब पे प्रोग्राम बहुत अच्छा था जिसमें आपने रफ़ी जी, लता जी और आशा जी के बारे में बोला था। उसमें आपने एक सेंटेंस बोला जो मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगा, जो आपने आशा जी के लिए बोला और आपने कहा उनके लिए जगह नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी जगह बना ली। बिल्कुल एंड सही। दैट इज समथिंग आई रिमेंबर्ड बिकॉज़ आई फील आजकल की दुनिया में इवन व्हेन सो मेनी ऑफ अस हू लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, हमें अपनी कहीं ना कहीं तरह से जगह बनानी रहती है। तो राइट। मुझे बहुत वो दिमाग में मेरे बैठ गई वो बात जो आपने कही। जी, जी। तो आपको कभी लगा कि आपको अपनी जगह बनाने के लिए कुछ बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़े या बहुत सारी मेहनत तो खैर करनी पड़ती है, बट कभी आपको लगा कि आपको बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़े? एक्चुअली अगर सेक्रीफाइस करते वक्त याद रहे ना कि हम सेक्रीफाइस करें तो कर नहीं पाएंगे। एक हाँ, वो भी जुनून होना चाहिए है। कुछ करने का। उस हाँ, जुनून में सेक्रीफाइस हो सकता है, अगर आप सोच है, के करेंगे तो नहीं भी नहीं होगा। ये तो बात मेरा सही जुनून था, जुनून मुझे था कि म्यूजिक में कहीं पहुंचना है, तो है। उसकी जरूरत के लिए जो भी सेक्रीफाइस हुआ वो हो गया, सोच के नहीं किया। राइट, राइट, सही बात है। सही बात है, सोच के करें तो हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। नहीं। तो आप तो बहुत ही मल्टी फैसेटेड है, जैसे आपने कहा आप खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, वो बहुत हमने पढ़ा है, एज स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, आपने फुटबॉल भी खेला है, क्रिकेट भी खेला है, थोड़े डॉक्टर को तो बोलूंगी फ्रैक्चर भी कराए हैं, कैरम के भी चैंपियन रहे हैं। तो ये बात बताइए कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं और जो म्यूजिशियंस होते हैं, उनको काफी सिमिलैरिटीज रहती है, एक तरह की डिसिप्लिन रहता है, एक जुनून रहता है सक्सेस का। व्हाट डू यू थिंक आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू फील्ड्स? बिकॉज आप स्पोर्ट्स के भी इतने फैन हैं और म्यूजिशियन भी इतने अच्छे हैं। देखिए, कोई भी फील्ड में अगर कहीं भी कुछ जगह पे पहुंचना है, अचीव करना है, तो उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। जैसे कि एक डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, मेहनत, हार्ड वर्क और उसका जुनून, ये सारी चीजें तो कॉमन है, इसके बिना तो हो नहीं सकता। सही बात अब थोड़ा सा फर्क जो आता है, काफी चीजें कॉमन तो है, है। लेकिन स्पोर्ट्स में और म्यूजिक में एक फर्क है कि इसमें कंपटीशन नहीं होता, हो के भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं तो एक हारेगा एक जीतेगा। सही बात लेकिन अगर है। दो म्यूजिशियंस बजा रहे हैं या दो म्यूजिशियंस गा रहे हैं तो उसमें कोई हार जीत नहीं होगा। उसमें ये होगा कि ये खुशबू अलग है, ये खुशबू अलग है। हो सही सकता है ये खुशबू आपको ज्यादा पसंद आ जाए। सही बात थोड़ा है। सा ये फर्क है। अच्छा, ये बताइए आप फ्री टाइम में किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था आपको मोजार्ट भी बहुत पसंद है, बट व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक टू लिसन टू व्हेन यू आर टोटली रिलैक्स्ड? I like to listen to all music, any kind अच्छा, of music. But अच्छा, the thing is that it should be good music in अच्छा, any form. Whether it अच्छा, is Western classical music, jazz, or whether it is classical music or light classical, bhajan, ghazal, Bollywood, anything. I love all music, but good music. मैं अच्छा, सब तरह का म्यूजिक सुनता हूँ, मुझे ऐसा और बायस नहीं। so, अच्छा, ये बताइए आपने इतनी जगह परफॉर्म किया है, बहुत सारी अनफॉरगेटेबल चीजें होंगी, बट कोई ऐसी मेमोरी जो आप सोच के बोले जिंदगी भर नहीं भूलेगी, वो वाली कॉन्सर्ट, ऐसी कोई खास कॉन्सर्ट है आपके जहन में? ऐसे तो बहुत है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं। हाँ, उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे जब आप कभी कोई सर्कस देखते हैं, बहुत हाँ, कमाल दिखाते हैं, बहुत बेहतरीन होता है वो, कि या कोई जादू दिखाता है, मैजिक दिखाता है, तो बहुत ही चौंका देने वाला होता है। लेकिन आप लोग खूब उसकी तारीफ भी करते हैं, तालियां भी बजाते हैं, लेकिन पैर नहीं छूते उनके। म्यूजिशियंस के पैर क्यों छूते हैं लोग? इस बात से मैं आपको आगे चलता हूँ कि असली बात में आता हूँ अभी। जो आपने कहा था कि आपकी मेमोरीज, तो राइट, हमारा ऐसा मानना है, मैं तो यही मानता हूँ कि एक मकाम पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आप नहीं बजाते हैं, कोई आपके अंदर आता है और बजवा लेता है। अच्छा,
तो कोई आता है हमारे अंदर, इस वजह से लोग हमारे पैर छूते हैं। वो हमारे पैर नहीं छूते, वो उसके पैर छूते हैं। That तो is, इसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं यादगार, मेरे साथ जो हुआ। एक बार कलकत्ते में कॉन्सर्ट था, और कॉन्सर्ट के बाद मैं बहुत खुश था कि मैंने बहुत कम ऐसा बजाया होगा, इतना मैं अंदर से खुश था। लेकिन जब मैं स्टेज से उतरा तो लोगों ने कहा कि आज आपका कुछ मूड नहीं था या आज जमा नहीं। तो मुझे अंदर से बहुत धक्का लगा। ये एक किस्सा हुआ। कुछ दिन के बाद एक सितार फेस्टिवल था, उसमें बहुत सारे सितार प्लेयर्स थे, और इत्तेफाक से मैं वहां था तो मैंने सभी का सुना। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, जितने लोगों ने भी वहां परफॉर्म किया था, सब ने अपना बेस्ट बजाया था। आखिरी दिन मेरा था, और मैं आपको एकदम सच बता रहा हूँ, मैं अपने परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं था। वो मेरी लाइफ का मुझे लगता सबसे खराब होगा। लेकिन जब स्टेज से उतरा तो लोगों ने कहा कि इतने दिन तो कुछ नहीं था, सितार तो आज बजा है। क्या बात है। तो उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि ये मैं नहीं हूँ, कोई और है। कोई और है। तो ये एक मेमोरी में आपको बड़ी यादगार है, और एक मैसेज भी है, और ताकि लोगों तक पहुंचे कि ये हमारी ताकत नहीं है, हम कोशिश करते हैं, कोई हमसे करवा नहीं रहा है। हाँ, खुदा की देन रहती है वो, सही बात है। इसी बात पे जैसे आप पूछ रहे थे, हमारे अब शहर में बॉस्टन में आप आने वाले हैं, और हमें बहुत इंतजार रहता है जब आप हमारे शहर में आते हैं। तो 14 मई को शरद के साथ आपका प्रोग्राम है, आदित्य कल्याणपुर जी भी आपके साथ बजाएंगे। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। एंड आपको मैं पूछने वाली थी कि आप पहले से कभी सोच के बजाते हैं कि जैसा समा बनता है उसके हिसाब से बजाते हैं? And do you have any ritual before you go on stage? Because I hear so many people have certain rituals that they follow before they go on stage. अच्छा, पहले सवाल का जवाब मैं पहले दे दूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप और भी म्यूजिक जब सुनते हैं, जैसे वेस्टर्न म्यूजिक होता है, तो सामने नोट्स वगैरह रहते हैं, वो देख के बजाते हैं, आपने तो देखा। Right. लेकिन जब हमारा क्लासिकल म्यूजिक बजता है तो कोई नोट्स नहीं होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? 2-3 घंटे का परफॉर्मेंस इतना पूरा याद करके तो बजा ही नहीं सकता या गा ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस म्यूजिक है, उसी वक्त क्रिएट करके बजाना है। तैयारी पहले से रखते हैं, हमारे पास मसाला सब तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन बना के नहीं रखा हुआ है। बनाना उसी वक्त है। Right. तो Freshness. हमारा जो म्यूजिक है, ये पहले से प्लान करके अगर करेंगे तो उसमें एक अच्छी चीज होगी, एक खराब चीज होगी। अच्छी चीज ये होगी कि उसमें परफेक्शन हो सकता है, खराब चीज ये होगी कि असर नहीं होगा। Wow. Wow. और अगर आपने स्पॉन्टेनियसली बजाया, स्पॉन्टेनियसली गाया, और अच्छा भी है, परफेक्ट भी है, तो उसका असर अलग होता है। इसलिए जनरली कुछ वक्त ऐसे होता है कि क्या ओकेजन है, जैसे कभी कोई मल्हार फेस्टिवल कर रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि मल्हार यानी कि कोई उस वक्त का राग पहले से दिमाग में एक दो रख लें, किस तरह की ऑडियंस है, क्या है, अगर पहले से मालूम है तो कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग हो जाती। मेरे साथ मैं अपनी बता रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर ऐसी प्लानिंग नहीं होती है, क्योंकि हमारा म्यूजिक ऐसा है कि इंस्पिरेशन का म्यूजिक है। जब जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह शाम दोपहर रात और ऋतु अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं। इसी तरह जब हम जाते हैं जगह पे, उस वक्त वो वक्त क्या है, वहाँ का कैसा एम्बियंस है, किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह का उसका असर हमारे पे हो रहा है, उस तरह से राग सेलेक्ट होता है। Right. तो इसलिए बहुत पहले से जनरली नहीं प्लान करते हैं। अच्छा, और कोई रिचुअल होता है आपका? ऐसा तो कोई खास नहीं, लेकिन बस यही है कि सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि कॉन्सर्ट के पहले अच्छी तरह से रेस्ट हो गया हो, अच्छा, और अच्छे शेप में हो, और बस कॉन्सर्ट के ही मूड में रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं। you know, you are at a pinnacle. You know, you are at the top of your field, and you know it's so fantastic. लेकिन आपकी कोई आरज़ू, कोई तलब, अभी कोई मंजिल आपको लगता है जो आपको next few years में आपको कोई पीक क्लाइंब करना है, कुछ any mountains you have to climb, कोई ऐसी आपकी आरज़ू है?
एक पुराने वक्त में आपने वो सीरियल देखा है मिर्जा गालिब? हाँ, नसरुद्दीन शाह वाला? जी। जी, देखा है। जो भी बड़े-बड़े शायर होते थे, वो चाहते थे कि हमारा कलाम जो है हाँ, हर जगह पहुंचे, इसीलिए वो दीवान छपवाते थे। हाँ, क्योंकि पहले तो कोई मीडिया नहीं था, कोई कुछ और सहारा नहीं था, तो ये दीवान राइट। छपवाते थे। तो गालिब साहब भी बहुत आपने आपको शायद मैं बता दूं कि जितने भी बड़े-बड़े शायर हुए उनके बहुत मोटे-मोटे दीवान हैं। हाँ, मिर्जा गालिब का सबसे पतला सा दीवान है, वो भी उन्होंने बाद में किसी ने छपवाया। तो उसकी वजह ये थी कि एक बार गालिब साहब घूम रहे थे और उनकी गजल कहीं ऊपर से कोई गा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना परेशान हो रहा था अपने कलाम के लिए कि कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। अब तो कलाम आसमान तक पहुंच गया, अब मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में कि जो ख्वाहिश की आपने बात की है, हर म्यूजिशियन की यही ख्वाहिश रहती कि उसका म्यूजिक गोशे गोशे में, गली गली में, हर जगह उस पहुंचे, उसकी बात को, उसके म्यूजिक को सभी लोग समझे। बस यही ख्वाहिश है, इसी पे काम भी चल रहा है और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। खुदा करे आपकी सब आरज़ू पूरी हो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगता है हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ उस्ताद शाहिद परवेज़ खान का म्यूज़िक बजता है। तो वो हमारी खुशकिस्मती है कि हम we live in that world. So thank you so much. It's such an honor, such a true honor, such a privilege to have you माय with us today. यू सो Thank मच। you. नमस्कार। Thank you.